Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hi everyone, welcome to J Chemistry. सो गाइस, क्रैश कोर्स सीरीज़ में हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं. सबकी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं. आज हम बात करने वाले हैं मेन ब्लॉक एलिमेंट्स की. अब ना ये चैप्टर ऐसा है जो जनरली अगर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम ये लीव कर सकते हैं, तो आंसर आता है कि हाँ, अगर आपने बाकी सब कवर कर लिया तो आप मेन ब्लॉक एलिमेंट्स को छोड़ सकते हैं. लेकिन अभी ना ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि हमने बाकी पढ़ तो लिया है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं इस चैप्टर में से हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक करके चले जाएं कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम अटेम्प्ट कर पाएँ. अब ना ये इतना बड़ा चैप्टर है, इसकी हम आपको थियरी तो रिवाइज़ नहीं करवा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है, उसको समराइज़ करना ही मुश्किल है. तो इसलिए हमने ये सोचा है कि इसको ना हम क्वेश्चंस की फॉर्म में करवाएंगे. कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं. ठीक है, तो हम ना क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, आप देखेंगे, साथ साथ वीडियो सोल्यूशन देखेंगे आप इसका. ठीक है, तो जो क्वेश्चन होगा वो एक ऐसे टॉपिक से जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. अब ना उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें आपको क्या क्या जानने की नीड है, वो सब आपको हम क्वेश्चन के साथ ही कवर करते हुए चलेंगे. ठीक है, तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो तो डायरेक्टली पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करें. जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी आपको एक क्वेश्चन में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में अपने नोट्स में नोट डाउन करते हुए चले. ठीक है, और एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज करके चले जाएं. तो इस वाले चैप्टर को हम ऐसे करवाने वाले हैं. आप ट्राई करना, जो भी नई या इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आई हैं वीडियो देखने के बाद, उसको साथ साथ नोट कर लेना और जाने से पहले एक बार रिवाइज करके चले जाना. तो अभी आप ये पूरी वीडियो देखेंगे और अपना जो फीडबैक है वो मुझे पक्का बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री. तो आज हमने क्रैश कोर्स में मेन ब्लॉक पढ़ेंगे और जैसा कि आपको पता है हम मेन ब्लॉक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है तो इसको कम टाइम में कराना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम क्वेश्चन के थ्रू सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं हम. तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो. द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ इक्विमोलर क्वान्टिटीज़ ऑफ XeF6 विद NaNO3 आर. तो बोला जब XeF6 और NaNO3 रिएक्ट करेंगे तो हमें मेन प्रोडक्ट क्या मिलेंगे. ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो XeF6 आप लोगों को पता है एक अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है. तो जब वो NaNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा. पहले तो Na क्या करेगा, NaF बन जाएगा, फ्लोरिनेट हो जाएगा वो. ठीक है, प्लस XeOF4 बन जाएगा और प्लस एक यहाँ पर कंपाउंड बनता है मेरा NO2F, या इसको FNO2 भी लिख सकते हैं. ठीक है, NO2F. तो मेन प्रोडक्ट तो मेरे यही बनते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर आंसर की, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में मेरे पास ये तीनों प्रोडक्ट ही मिल रहे हैं. बाकियों में आपको देखोगे तो कुछ ना कुछ अलग, जैसे यहाँ पर F2 मिल गया, यहाँ पर भी F2 मिल गया, यहाँ पर F2O मिल गया. ठीक है, तो ये आंसर आपके नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है. अब अगर मैं आगे बात करूँ तो XeOF4 को जब मैं बात करूँ, XeOF4 को हम जब सीजियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, सीजियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है. हमें यहाँ पे फिर से यही क्या होगा, सीजियम फिर से फ्लोरिनेट हो जाएगा, तो सीजियम फ्लोराइड प्लस अब XeO2F2 मिल जाएगा आपको. ठीक है, प्लस यहाँ पर NO2F मिलेगा. कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है. ऐसी एक और रिएक्शन है XeF6 की, वो भी देख लेते हैं. तो XeF6 जब मेरा POF3 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, OPF3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, XeOF4 बनाएगा प्लस यहाँ पर PF5 मिल जाएगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोरीन, पहले यहाँ पर फॉस्फोरस के बाद 3 ही फ्लोरीन थी, फिर यहाँ पर आपके पास 5 फ्लोरीन हो गई फॉस्फोरस. मतलब यहाँ पर XeF6 ने इसको फ्लोरिनेट कर दिया. तो अच्छा, एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट तो होता ही है. तो ये कुछ रिएक्शन थी XeF6 की. तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर एटम इन H2O कंसिडर द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आपको 3 तरह के ऑक्सीजन स्टेट दे रखी है, -2 +4 0 +2 एंड +4 एंड 0 H2O के लिए. तो उसमें बोला इन में से करेक्ट कौन सी है. ठीक है, तो मतलब कि दोनों सल्फर के लिए 2 से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल हो सकती हैं. देखते हैं हम. तो अगर H2O की बात करें, पहले इसका स्ट्रक्चर ही बनाएंगे. कैसे बनेगा, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O आएगा और एक यहाँ पर सल्फर आएगा. ठीक है, सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो या तो आप सल्फर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया होगा. ठीक है, एक लोन पे रहेगा यहाँ पे. अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट सल्फर की, तो यहाँ पर 2 केस लेने पड़ेंगे हमें. केस फर्स्ट देखते हैं. केस फर्स्ट क्या करते हैं, दोनों सल्फर इसमें क्या करते हैं, बोथ द सल्फर को हम क्या करते हैं, बोथ द सल्फर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का साइन मैंने ऐसे बना दिया.
ठीक है। हम क्या कंसिडर करते हैं कि दोनों सल्फर की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो जब मैं सल्फर सल्फर के बीच का बॉन्ड तोड़ूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जीरो ऑक्सीजन स्टेट आएगी और यहाँ पर भी जीरो ऑक्सीजन स्टेट आएगी अगर मैंने ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन, तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एक अगर बॉन्ड तोड़ूंगा तो यहाँ पर -1 चार्ज आएगा, तो यहाँ पर +1 चार्ज आएगा। उसके बाद अगर दूसरा बॉन्ड तोड़ूंगा तो यहाँ पर -1 एक और चार्ज आएगा और यहाँ पर +1 एक और चार्ज आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या क्या हो गई, तो यहाँ पर 0 आ गया इस वाले सल्फर के लिए और एक क्या आ गया मेरा +2 आ गया। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। तो आप देख सकते हैं बी वाला आंसर हो सकता है मेरा, ठीक है। तो बी जहाँ जहाँ है वो आंसर हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों नहीं है, तो यहाँ पर बी नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर है और यहाँ पर भी नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ से कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट केस क्या करते हैं, केस 2 में क्या लेते हैं कि 1 सल्फर is more electronegative than other, ठीक है। अब क्या करते हैं हम एक सल्फर को लेट कर लेते हैं कि वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल यही है मेरे पास डबल बॉन्ड O सल्फर, इसकी लेट से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इस वाले की A, इसको B बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि A की है वो ज़्यादा है किससे, B से, ठीक है। इसकी भी कंसिडर कर सकते हैं लेकिन अभी बताऊंगा मैं क्यों नहीं कर रहे, अभी इसकी देखते हैं। तो यहाँ पर अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हम ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर तोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कैसे आएंगे चार्ज। तो यहाँ पर आपका -2 चार्ज आएगा। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ते तो हम यहाँ पर पहले तो हम एरो हटाते हैं फिर हम बॉन्ड तोड़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक डबल बॉन्ड टाइप ही होता है। तो -2 आएगा तो इस पर +2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये वाले तोड़ूंगा तो यहाँ पर -2 आएगा और इस पर एक और +2 आ जाएगा। तो अब अगर ऑक्सीजन स्टेट की बात करूँ सल्फर की तो क्या क्या आएंगी, एक तो -2 आ जाएगी और +4 आ जाएगी। तो एक सेट ये मेरा बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ए और बी तो यहाँ से आंसर हो सकते हैं। अब अगर मैं सी तो आपका आएगा नहीं। अब अगर मैं मान लेते हैं इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम एक केस और देख लेते हैं कि मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ले ली कि काय बी जो है वो मेरा ज़्यादा है काय ए से, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है ए से। तो अगर बी की ज़्यादा हुई, यहीं पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर बी की ज़्यादा हुई तो लेट से इस पे -2 आया और इस पे +2 चला गया। अब और अगर मैं इन दोनों को हटाऊंगा तो यहाँ पे तो -2 आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की तो ज़्यादा ही होती है सल्फर से, तो यहाँ पर +2 आ जाएगा। तो अब फिर से क्या आ गई, 0 एंड +2 ही तो आई। तो ये तो हम केस ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 ही आपकी ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल है, 0 +2 ही होगी और एक -2 +4 होगी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर K+ आयन कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग सुप्रा मॉलिक्यूल होस्ट फॉलोज द ऑर्डर। तो आपको पता है जो मेरा K+ होता है या अल्कली मेटल जो होते हैं ज़्यादातर वो यहाँ पे ऐसे सुप्रा मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे क्राउन ईथर हो गया, क्रिप्टेंड हो गया, इनके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। तो उनकी स्टेबिलिटी जो होती है बेसिकली वो किन फैक्टर पर डिपेंड करती है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो होती है बेसिकली इन कंपाउंड्स की वो जनरली जो होती है एक तो कैविटी साइज पे, कैविटी साइज, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी। इन 2 चीज़ों पे जनरली डिपेंड करती है, और भी फैक्टर हो सकते हैं लेकिन मेन हम इनसे ही क्वेश्चन अपना कर लेते हैं, ठीक है। तो कैविटी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो कैविटी साइज अगर परफेक्ट हुआ किसी आयन के लिए तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो आपको पता क्राउन ईथर क्या सबसे स्टेबल, क्राउन ईथर क्या होता है कि मैं इन नाइट्रोजन के यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दूँ, हर सब की जगह पे ऑक्सीजन लगाऊंगा तो क्राउन ईथर बन जाता है, 18,6 क्राउन ईथर। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोटेशियम जो होता है वो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या किया ना, क्राउन ईथर नहीं दिया, उनके डेरिवेटिव ले रखे हैं कुछ, ठीक है। तो ये ले रखे हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर क्या किया हमने, सल्फर से रिप्लेस। अब सल्फर को आपको पता है सल्फर का साइज होता है बड़ा हो जाएगा। अगर सल्फर का साइज़ ही बड़ा होगा तो यहाँ पर कैविटी का साइज़ ही वेरी कर गया, ठीक है। अब कैविटी क्या हो जाएगी, कैविटी जो हो जाएगी वो स्मॉल हो जाएगी थोड़ी पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि बड़ा साइज़ है तो कैविटी हो क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो सल्फर ये वाला तो सबसे लीस्ट ही बनाएगा। अब अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन वाले की तो आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज़्यादा साइज़ का डिफरेंस नहीं होता, तो कैविटी साइज़ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी मतलब डोनर एबिलिटी देखेंगे। तो आपको पता है नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर डोनर एबिलिटी की बात करूँ, डोनर एबिलिटी की, तो हमारी नाइट्रोजन की
ऑक्सीजन से भी अच्छी होती है और सल्फर से भी अच्छी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की से दोनों से ही अच्छी हमें डोनरेबिलिटी देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 2 नाइट्रोजन दे रखे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा ये, और यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन दे रखा है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ए जो होगा वो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन मेरा बी आएगा और देन मेरा सी आएगा। सी सबसे लीस्ट बनाएगा, ठीक है। एक तो कैविटी का साइज़ भी वहाँ पर कम होगा, मतलब इसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो कैविटी का साइज़ का कितना होना चाहिए, 140 पिकोमीटर के आसपास होना चाहिए, ठीक है। 140 पिकोमीटर के आसपास होना चाहिए के+ के लिए, स्टेबल के लिए। क्राउन ईथर का इतना ही होता है, क्रिप्टैंड का भी इतना ही होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाकी जो होंगे मेरे इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला था रिएक्शन ऑफ SbCl3 with 3 equivalent of EtMgBr yields compound X. 2 equivalent of SbI3 react with 1 equivalent of X to give Y. In the solid state, Y has 1D polymeric structure in which each Sb is in square pyramidal environment. Compound X and Y respectively. तो यहाँ पर हमें X और Y बताना है, ठीक है। तो पहले क्या किया उसने, SbCl3 लिया, SbCl3 लिया, उसमें क्या डाला उसने, EtMgBr डाला, वो भी कितने, 3 इक्विवेलेंट। तो यहीं से हमें समझ जाना चाहिए था क्या हो रहा होगा, ठीक है। EtMgBr आपको पता है यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे 3 क्लोरीन है और 3 ही इक्विवेलेंट हमने लिए हैं, तो सिंपल यहाँ पर अटैक होगा, क्लोरीन सारी बाहर निकलेंगी और हमें क्या मिलेगा, SbEt होल थ्राइस मिल जाएगा, ठीक है। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें। ये तो ये हमारा X आ गया, यही तो X था, उसने बोला यील्ड कंपाउंड X, तो X तो मुझे पता चल गया। अब यहाँ से आप 2 ऑप्शन आप आराम से कैंसिल कर सकते हैं, SbEt3 इसमें दिया हुआ, इसमें दिया हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। 2 ऑप्शन आपने यहीं से कैंसिल कर दिए। अब नेक्स्ट क्या बोला उसने कि मैंने क्या किया, इस X में 2 इक्विवेलेंट डाले SbI3 के, 1 इक्विवेलेंट ऑफ X, मतलब इसी X में क्या किया मैंने, 2 इक्विवेलेंट डाल दिए, किसके, SbI3 के डाले, ठीक है। तो हमें क्या मिला, Y मिला, और उसकी सॉलिड स्टेट में कैसी पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, 1D पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, जिसमें Sb जो है वो स्क्वायर पिरामिडल एनवायरनमेंट में है। तो आप ऑप्शन सी को देखें, तो Sb, अब यहाँ पे SbE2 और Br2 दिया हुआ है। Br2 अब कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि EtMgBr था, उसने रिएक्ट कर लिया तो चला गया, ब्रोमीन का तो कोई सोर्स ही नहीं है ना। अब उसने क्या किया, SbI3 से रिएक्ट करवाया है, तो वहाँ पर ब्रोमीन का कोई सोर्स नहीं है, तो ये कंपाउंड तो बन ही नहीं सकता, तो ये चला गया। तो आंसर तो आपका यहीं से आ गया, आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 ET हट के यहाँ पर हमें 2 आयोडीन सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो SbI3 है यहाँ पर क्या, एक आयोडीनेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कैसा, आयोडीनेटिंग एजेंट, ठीक है। मतलब आयोडीन यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसको, ET को, 2 ET को, क्योंकि 2 इक्विवेलेंट लिए हमने यहाँ पे। तो क्या बनेगा, Sb, एक ET रह जाएगा और I2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, तो इसका हमने होल एन कर दिया। अब कैसे बनेगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, Sb होगा, और बोला उसने स्क्वायर पिरामिडल एनवायरनमेंट में, तो आपको पता है आयोडीन ब्रिजिंग कर सकती है, तो कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी। यहाँ पर भी 2 आयोडीन, यहाँ पर फिर से आयोडीन, फिर से Sb, फिर आयोडीन Sb, और कुछ इस तरह से इसकी पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी। अभी तो स्क्वायर प्लेनर में ही है ना Sb, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक ET हर Sb पे लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। अब तो हो गया ना स्क्वायर पिरामिडल ये, तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, और यहाँ पे होल एन कर देंगे, तो इस तरह से कुछ होगा। तो आप देख सकते हैं आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बोला द रिंग साइज एंड द नंबर ऑफ लिंक टेट्राहेड्रल प्रेजेंट इन Si6O18 12 आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक सिलिकेट दे रखा है मुझे, और उसमें बोला कि रिंग साइज बोला है, तो मतलब बेसिकली एक साइक्लिक सिलिकेट है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए आप, Si है, 6 है, O18 है, और यहाँ पर 12 नेगेटिव चार्ज है। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, SiO3 इसका होल 6 कर दे, और यहाँ पर हमारा 12 नेगेटिव चार्ज है। तो इसको आप अगर जनरलाइज करेंगे, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, SiO3 होल n और ये 2n माइनस, कुछ इस तरह से बन जाएगा। और यही तो हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए, साइक्लिक सिलिकेट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये साइक्लिक सिलिकेट आ गया। अब साइक्लिक सिलिकेट हो गया ये, और एक ओपन चेन वाला भी होता है ऐसा ही, ठीक है। ओपन चेन जो होता है, सिंगल ओपन चेन का भी यही हमारा जनरल फॉर्मूला आता है। तो बट यहाँ पर क्या है, उसने रिंग साइज पूछ लिया, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये साइक्लिक है, तो हम साइक्लिक वाला ही कंसिडर करके
चलेंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो n होती है वो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल साइड, मेरी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और जो मेरी 2n होती हैं वो रिंग साइज़ को बता रही होती हैं, रिंग साइज़। तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए, आप इसको और इस फॉर्मूले को। तो आपको पता है इस फॉर्मूले को जब हम कंपेयर करूँगा तो n = 6 आएगा, तो 2n = 12 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 6 टेट्राहेड्रा प्रेजेंट होंगे मेरे, और जो मेरे 12 होगा वो रिंग साइज़ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते रिंग साइज़ पूछा हुआ पहले, 12 और 6, आंसर आपका बी आ जाएगा। बाकी सारे जो होंगे वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट से पहले इसमें हम कुछ सिलिकेट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है ये तो साइक्लिक सिलिकेट था। अब हमारा एक होते हैं कैसे नीजो सिलिकेट हो, जिसमें कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं होती है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO4 4 नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या होती है, नो ऑक्सीजन शेड, कोई भी ऑक्सीजन शेड नहीं होती, नो ऑक्सीजन शेड। ठीक है, फिर हमारे क्या होते हैं जिसमें हमारी 2 ऑक्सीजन शेड होती हैं, कि उनका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है उनका, सॉरी एक ऑक्सीजन शेड होती है Si2O7, और यहाँ पर कितना माइनस आ जाएगा, -6, तो 6 नेगेटिव आ जाएगा, 6 नेगेटिव। तो इनको हम पायरोसिलिकेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोसिलिकेट्स। ये इसका जनरल फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पर क्या होगी, एक 1 ऑक्सीजन शेड होगी, 1 ऑक्सीजन शेड। ठीक है, हमारे फिर ऐसे शीट वैसे हमारे क्या होते हैं, चेन सिलिकेट्स होते हैं, साइक्लिक सिलिकेट्स होते हैं, मैंने बता दिया। एम्फीबोल्स भी होते हैं। अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट की, तो हमारा एक शीट सिलिकेट्स होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, उसका भी देख लेते हैं। तो जो शीट सिलिकेट्स होते हैं उनमें क्या होती है, 3 ऑक्सीजन शेड होती हैं। ठीक है, 3 ऑक्सीजन शेड होती हैं। और इसके अगर जनरल फॉर्मूले की बात करूँ तो वो होता है मेरा Si2O5, 3 ऑक्सीजन शेड हो गई ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना चार्ज, 2 नेगेटिव। ठीक है, तो अगर इसको मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Si2O5N और यहाँ पर 2N नेगेटिव। तो जनरल फॉर्मूला इसका ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट अब द मॉलिक्यूल C3O2 हैज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर, दिस कंपाउंड हैज़। तो उसने यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। C3O2 क्या बेसिकली एक सब ऑक्साइड है कार्बन का, क्या है, सब ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ठीक है, सब ऑक्साइड कार्बन का है ये। ऐसे बहुत सारे होते हैं इसके, एक और भी होता है C5O2, ऐसे C12O2, इस तरह के इसके सब ऑक्साइड्स होते हैं। सब ऑक्साइड बेसिकली किसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो कि जिसका ऑक्साइड है वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो, लेकिन वो जो एलिमेंट है वो ज़्यादा स्टोइचियोमेट्री में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उस तरह को हम क्या बोलते हैं, सब ऑक्साइड बोलते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर पूछे तो कैसे बना सकते हो इसको आप, C 3 C लिख लिया हमने, इसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, और 2 ऑक्सीजन। अब 2 आपको पता ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो वो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ इस तरह से बना लेंगे। आपको कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, 4 होती है, 2 उसने पहले बना ले, 2 और बना दिया, ऐसे इसके भी 2 बना दिए। तो इस तरह का इसका लीनियर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है C3O2। ऐसे अगर C5O2 आया तो बस क्या होगा, यहाँ पर 3 कार्बन के बीच में अब 5 कार्बन आ जाएंगे। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसमें गिन लीजिए आप कितने सिग्मा, आपको पता है डबल बॉन्ड में एक मेरा सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 तो पाई हो गए एंड 4 सिग्मा हो गए। तो आंसर तो आपका यहाँ ऐसा ऑप्शन नंबर ए आ गया, बी, सी और डी सब गलत हो गए। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, और भी आपसे कुछ पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे आजकल क्या होते हैं, कुछ कार्बन नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, जैसे साइनोजन हो गया, साइनोजन। तो साइनोजन बेसिकली क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CN का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम, C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C, सॉरी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड N, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये तो मेरा साइनोजन होता है। अब अगर मैं आइसोसाइनोजन की बात करूँ तो उसका भी यही फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन बस क्या होगा, अब ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये मेरा आइसोसाइनोजन होता है। अब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही क्या होता है, मेरा थायोसाइनोजन भी होता है, थायोसाइनोजन। ठीक है, थायोसाइनोजन क्या होता है, SCN होल ट्वाइस। को बनाएंगे अगर, कैसे बना सकते हैं, सल्फर C ट्रिपल बॉन्ड N C ट्रिपल बॉन्ड N, कुछ इस तरह से इनके स्ट्रक्चर। तो आप देखते हैं ये स्ट्रक्चर भी, इन स्ट्रक्चर्स में भी आपसे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर भी
पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, जबकि ये साइनोजन और थायोसाइनोजन तो इस बार के नेट के पेपर में पूछा हुआ भी था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कंपाउंड भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगले एग्जाम्स में वो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर द कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ M+, वहाँ पर M क्या हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम विद क्रिप्टेंट C22 फॉलोज द ऑर्डर। तो अभी मैंने बताया था जो मेरे अल्काइल मेटल होते हैं वो क्रिप्टेंड और क्राउन ईथर के साथ क्या बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो वहाँ यहाँ पर बस वही ऑर्डर पूछ लिया। मैंने बताया था इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, कैविटी साइज पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो मैं अगर बात करूँ C22 की तो आपको क्रिप्टेंड 22 होता है, ये क्या होता है C22, उसको बोलते हैं हम क्रिप्टेंड 222, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसे होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर इस तरह से दिखा देते हैं, ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, एक और यहाँ से चीज निकलेगी आपकी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसे ये जुड़ा हुआ होगा। तो कुछ इस तरह से इसका क्या होता है, क्रिप्टेंड 22 का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन आ जाते हैं और, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कैविटी साइज़ की बात करूँ, कैविटी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो कैविटी साइज़ जो होती है इसकी वो 140 पिकोमीटर होती है। मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था, क्राउन ईथर की भी इतनी होती है। तो और मेरा जो K+ का साइज़ होता है वो 139 पिकोमीटर के आसपास होता है, 139 पिकोमीटर। तो K+ जो होता है उसका कैविटी साइज़ का बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, तो ये सबसे अच्छी तरह से इसमें फिट होगा और सबसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल बनाता है, ये मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है इसके साथ, ठीक है। तो K+ सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा घटेगा स्टेबिलिटी कम होगी। उसमें भी अगर साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो सबसे लीस्ट स्टेबल बनाएंगे। तो बात होती है कि बड़े वाले तो थोड़े बहुत बना देते क्योंकि वो प्लेन के ऊपर भी जा सकते हैं, छोटे वाले लेकिन इसमें फिट होना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए लिथियम जो होगा सबसे लीस्ट स्टेबल बनाता है। लिथियम क्या होगा इसके साथ, लीस्ट स्टेबल बनाएगा। लिथियम जो होगा, लिथियम प्लस क्या बनाएगा, लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल बनाएगा। तो ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा K+ बनाता है, देन मेरा सोडियम, और सोडियम और सीजियम का इक्वल ही होता है, ऑलमोस्ट इक्वल, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं दे रखा है, ग्रेटर ही दे रखा है, तो ग्रेटर ही कंसीडर करके चल लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम और सीजियम प्लस का ऑलमोस्ट इक्वल होता है क्रिप्टेंड 22 के साथ, और फिर लास्ट में मेरा लिथियम आएगा। तो ये मेरा ऑर्डर सही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर K+, Na+, सीजियम प्लस एंड लिथियम प्लस। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, B, C एंड D गलत है, ठीक है। आप थोड़ा और देख लेते हैं। तो एक हमारा ऐसे ही क्या होता है, क्रिप्टेंड 221 भी होता है। तो 221 हुआ, कैविटी साइज थोड़ा सा कम हुआ, तो इसके साथ मोस्ट स्टेबल जो बनाता है, मोस्ट स्टेबल वो बनाता है मेरा Na+। ऐसे ही मेरा क्रिप्टेंड 211 भी होता है, उसके साथ जो मोस्ट स्टेबल बनाता है वो मोस्ट स्टेबल वो बनाता है मेरा लिथियम प्लस, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्राउन ईथर को आपको पता है 18-6 क्राउन ईथर जो होता है, 18 क्राउन 6 ईथर जो होता है उसके साथ भी मेरा पोटेशियम ही स्टेबल बनाता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक रिएक्शन दी हुई है आपको, बेसिकली क्या है, फॉस्फाजीन ही तो है, फॉस्फाजीन है, उसमें मैंने NH-NMe2 डाला हुआ है और हमें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन देखने को मिला है, 3 क्लोरीन चली गई, NMe2 आ गए, ठीक है, N3P3Cl3 NMe2 होल थ्राइस A मिल गया हमें। और इसी को क्या बोला, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर ए के लिए पॉसिबल आइसोमर्स बनाने। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, कैसा होगा। तो आपको पता नाइट्रोजन, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं NMe2 को हम क्या करेंगे, अभी हम एक्सलेट करके चलते हैं, ठीक है। हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, हम इसको एक्सलेट करके चलते हैं। तो कैसे होती है फॉस्फोजीन, ऐसे होती है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और ऐसे। और यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से होते हैं इनके बीच में। और फॉस्फोरस के पास ही क्या, नाइट्रोजन के पास तो कुछ नहीं है, बस लोन पेयर होता है, कोई ग्रुप नहीं लगा होगा। फॉस्फोरस के साथ ग्रुप लगेंगे, तो अगर Cl6 होते हैं 2-2 क्लोरीन लगे होते हैं हर फॉस्फोरस के पास, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी 3 क्लोरीन तो चली गई, NMe2 ही रह गया सिर्फ। तो यहाँ पर हमने एक्सलेट कर लिया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब ये फॉस्फोरस जो होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये फॉस्फोरस जो होता है यहाँ पर टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज होता है,
टेट्राहेड्रल होता है तो क्या होगा यहाँ पर, जो एक जैसे क्लोरीन हुआ Cl, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पर अबव और बिलो द प्लेन दिखा सकते हैं। तो ये लेट सपोज ये हो गया मेरा अबव द प्लेन और यहाँ पर बिलो द प्लेन हमारा X लग गया होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। ऐसे ही क्या होगा इस फॉस्फोरस पे। अब यहाँ पर 3 NMe3 ग्रुप हमें लगाने हैं, तो 3 कैसे लग सकते हैं यहाँ पर, या तो यहीं पे आ जाए NMeX दोनों, ठीक है, दोनों यहीं पे आ गए और यहाँ पर हमारी क्लोरीन ही रही Cl और Cl, तो 3 लग गए ना, 2 ये आ गए और 1 ये आ गया। एक तो हमारा ये अरेंजमेंट हो सकता है, फॉस्फोरस एक ही फॉस्फोरस पे लगे हों और दूसरे फॉस्फोरस पे एक ग्रुप लगा हो, चाहे वो अबव द प्लेन लगाओ चाहे बिलो द प्लेन लगाओ, बात एक ही होगी, एक ही आइसोमर गिना जाएगा। तो एक तो ये हो गया मेरा, एक और देखते हैं, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन, ठीक है। फिर से वैसे ही करेंगे हम। अब क्या करेंगे हम, इन 2 फॉस्फोरस पे यहाँ पर हम लेट सपोज यहाँ पर हमने अबव द प्लेन पे X लगा दिया, यहाँ बिलो पे Cl ही रहा, इस पर भी मैंने अबव द प्लेन पे X लगा दिया और यहाँ पर Cl ही रहा। सेम यहाँ काम किया मैंने, यहाँ पर भी क्या किया, अबव द प्लेन पे ही X लगा दिया और Cl जो हुआ वो बिलो द प्लेन। तो एक आइसोमर ये भी हो गया कि सारे के सारे X क्या हों, एक एक फॉस्फोरस पे लगे हों और सारे ही सारे क्या हों, अबव द प्लेन हों। तो एक सेकंड ये मेरा बन गया, ठीक है। एक और बनेगा नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस, कुछ इस तरह से फिर से। और अब क्या होगा यहाँ पर, फिर से अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अबव द प्लेन किया था ना मैंने यहाँ पर, तो वैसे ही रखते हैं Cl और यहाँ पर भी अबव द प्लेन Cl और सॉरी यहाँ पर X और यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर क्या होगा फॉस्फोरस पे। अब मैंने यहाँ पर अबव द प्लेन रखा था, अब मैं क्या करूँगा, एक को इसको बिलो द प्लेन कर दूँगा, बिलो द प्लेन, ठीक है, X को बिलो द प्लेन और Cl को अबव द प्लेन ही रखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं एक मेरा ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3rd। अब और कोई पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तीनों अगर बिलो द प्लेन कर दिए तो ये वाला और ये वाला सेम ही हो जाएगा, अबव करो चाहे बिलो करो एक ही चीज़ होगी। क्या करते हैं, अब इसको अब 2 को बिलो रखूँ, क्या करूँ, 2 को बिलो रखूँ और 1 को अबव रखूँ, तो वो ये वाला केस हो जाएगा, 2 अबव 1 बिलो है। तो यहाँ पर 3 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर ऐसा हुआ कि आपको कोई 3 क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होते हुए दिखेंगे तो हमेशा 3 आइसोमर ही आएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला द रिएक्शन ऑफ BCl3 विद NH4Cl गिव्स प्रोडक्ट A which upon reduction by NaBH4 gives product B. Product B upon reacting with HCl afford compound C which is, तो C कंपाउंड हमें बताना। तो पहले क्या किया, BCl3 ने NH4Cl के साथ रिएक्ट किया, तो क्या किया यहाँ पर BCl3 प्लस NH4Cl, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक कंपाउंड A बनता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है Cl BNH और होल यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला E क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से ये रूट है एक तरह से क्या बनाने का, मेरा बोराजीन बनाने का। अब A में जैसे ही मैं क्या डालता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 डालता हूँ, NaBH4 डालूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इन क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देगा इन क्लोरीन को। तो क्या बन जाएगा, मेरा बोराजीन बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, B3N3H6, यही तो होता है बोराजीन, बोराजीन। और स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कैसा होता है यहाँ पर, बोरोन, जैसे अभी हमने फॉस्फोजीन बनाई थी वैसे ही कुछ होता है, बस यहाँ पर अभी देखते हैं हम क्या डिफरेंस है, BNB कुछ इस तरह से। फिर से वैसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे वहाँ पर नाइट्रोजन पे कोई सब्स्टिट्यूशन मतलब नहीं था, कोई ग्रुप, पर यहाँ पर क्या होगा, सबके पास एक हाइड्रोजन कुछ इस तरह से लगे हुए होंगे। तो ये तो है मेरी क्या, बोराजीन, बेंजीन की तरह ही है ना। बोरोन नाइट्रोजन को कार्बन से रिप्लेस कर दूँ तो बेंजीन ही बन जाएगी। तो बेसिकली इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। अब क्या किया इन्होंने, ये तो क्या हो गया मेरा B हो गया। अब उन्होंने क्या किया, इस B में क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। तो HCl जैसे ही डाला तो अब ये क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन आराम से हो जाती है। आपको पता है यहाँ पर नाइट्रोजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या H प्लस है और Cl माइनस है, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा पॉजिटिव के पास चला जाएगा और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव के पास चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन। अब यहाँ पर H तो लगा हुआ था पहले से ही, Cl आ जाएगा क्योंकि Cl नेगेटिव था ना, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, Cl
यहाँ पर H H H Cl और यहाँ पर H और H। तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। इसको अगर मैं कॉम्पैक्ट वे में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, B3N3 H कितने हो गए मेरे 9 हो गए और Cl कितने 3 हो गए। तो आप देखेंगे ऑप्शन कहीं पे आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है कि ये मेरा क्या है, C बन गया। तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ये ClBnH होल थ्राइस दिया था ये तो हमारा ए था, ये भी नहीं है। HBnH होल थ्राइस ये बोराजीनी है, ये भी नहीं है। और ये तो कुछ अलग ही बना दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ए का आंसर आ जाएगा, ए इसका आंसर आ जाएगा 9th का। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द नंबर ऑफ PS एंड PP बॉन्ड्स इन द कंपाउंड P4S3 आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें PS एंड PP बॉन्ड्स बताने इसमें, तो इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो बना लेते हैं कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे हमारा P4 होता है ना, बस वहाँ पे हमें 3 सल्फर इंसर्ट करने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे मान लेते हैं फॉस्फोरस है, ठीक है। ये 1 सल्फर हो गया, ये 2 सल्फर होगा और ये 3 सल्फर हो गया, ठीक है। और इन्होंने सिंपल यहाँ पर बॉन्ड बना लिया हो किसके साथ, मेरे फॉस्फोरस के साथ। 3 फॉस्फोरस मेरे कुछ यहाँ पर इस तरह से होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर 1 मिनट, इसको यहाँ पर ऐसे इनके बीच में बॉन्ड होता है और ये मेरा कुछ इस तरह से बॉन्ड लाई करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे क्या क्या बताना है, PP और PS बॉन्ड। तो हम यहाँ पर गिन लेते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, PS पूछा है, PS भी पूछा हो तो हम ये पूरा बॉन्ड काउंट करते हैं, बट यहाँ पर क्या पूछा है, PS बॉन्ड पूछा है। तो मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 तो यहाँ पर क्या आ गए आपके PS बॉन्ड आ गए, ठीक है। और तो नहीं है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। उसके बाद उसने PP बॉन्ड पूछा, तो PP बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर 1 2 एंड 3। और तो कोई PP बॉन्ड है नहीं, क्योंकि इस फॉस्फोरस किसी फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बन नहीं रहा, सारे ही सल्फर के साथ बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 जो होंगे वो मेरे PP बॉन्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 6 मेरे PS बॉन्ड होंगे और 3 मेरे PP बॉन्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ PS एंड PP बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। तो पहले PS पूछा हुआ है, तो PS कितने हैं मेरे पास 6 हैं, ये रहा और ये रहा। तो ये 2 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। और फिर उसने पूछा है PP बॉन्ड्स, तो PP बॉन्ड कितने मेरे 3 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में ही मेरा 3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर KC8। इट इज पैरामैग्नेट हैज इक्लिप्स लेयर स्ट्रक्चर, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रेफाइट। द करेक्ट आंसर इज। तो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। KC8 है क्या, पहले ये पता होना चाहिए। तो KC8 की बात करो तो इंटरकैलेटेड कंपाउंड है मेरा ग्रेफाइट का। इंटरकैलेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, ग्रेफाइट बेसिकली क्या होता है, ग्रेफाइट होता है उसमें कुछ मैं एलिमेंट जैसे फॉर एग्जांपल अल्कैली मेटल जो होते हैं वो इंसर्ट कर जाते हैं उनकी कैविटीज़ में, या कुछ मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं कुछ जैसे Br2 वगैरह। तो वो क्या करते हैं, इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, बेसिकली इसको रिड्यूस या ऑक्सीडाइज कर देते हैं ये। तो हमें अगर मैं KC8 की बात करूँ तो क्या है, ये एक इंटरकैलेटेड कंपाउंड है, कंपाउंड। और किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट में जब मैं डालूंगा क्या, पोटेशियम डाल दूंगा। तो एक ग्रेफाइट लेयर्स के बीच में मेरा पोटेशियम आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा वहाँ पर। तो एक तो KC8 जो होती है फर्स्ट जनरेशन वाला कंपाउंड, इसको फर्दर अगर मैं हीट करता हूँ तो मुझे KC24 भी मिलता है। देन फर्दर इसको हीट करूँगा तो KC36 मिलेगा, और फर्दर हीट करूँगा तो क्या मिलता है, KC48। हीट करूँगा तो KC48 मिलेगा, और फर्दर हीट करूँगा तो लास्ट क्या मिलेगा, KC60 मिलेगा। तो ये मुझे मिलते हैं, इस तरह के एनालॉगस कंपाउंड्स मिलते हैं मुझे। अब बात करते हैं हम क्या होते हैं। अब इसके लिए मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के, मतलब यहाँ पर देख, ये मैंने ग्रीनवुड बुक से लिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो क्या है बेसिकली, ये आप देख सकते हैं ग्रेफाइट की लेयर्स हैं, और ये वाले जो है मेरे वो पोटेशियम्स हैं, ठीक है। तो पोटेशियम बेसिकली K पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन लेयर्स में दे देता है, और वो डीलोकलाइज होता रहता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ध्यान रखना है। तो होगा क्या, वैसे आपको पता है कि ग्रेफाइट क्या है, सिंपल ग्रेफाइट की बात करूँ तो जो लेयर्स होती हैं आपस में वो AB अरेंजमेंट होती है। जैसे ऊपर A आई तो नीचे B लेयर आएगी, फिर A आएगी देन B आएगी। बट यहाँ पे देखिए आप, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर बिल्कुल सेम है, तो ये AA टाइप अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, AA टाइप, क्योंकि बेसिकली पोटेशियम के आने से इसकी रिजिडिटी बढ़ जाती है और ये फ्लिप नहीं हो पाती, और तो ये B अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, यहाँ पर AA टाइप ही बनता है, ये ध्यान रखना है। ये बात ये हो गई, एक हो गई हमारी ये डिस्टेंस की।
तो आपको पता है ग्रेफाइट में 360 पिकोमीटर होता है ना ये डिस्टेंस, यहाँ पे तो 540 पिकोमीटर आ रहा है, मतलब यहाँ पर बढ़ गया, तो यहाँ पर कुछ इंसर्ट हुआ तभी तो बढ़ गया। तो जैसे जैसे मेटल मेरा बड़ा होता है, जैसे के पॉजिटिव में कितना आया ये 540 पिकोमीटर, ग्रेटर देन ग्रेफाइट आया ना, ये लेयर है डिस्टेंस। तो जैसे जैसे क्या करूँगा मैं रुबिडियम डालूंगा उसमें और ज़्यादा बड़ा आएगा, ऐसे ही क्या करूँगा सीजियम डालूंगा उसमें और ज़्यादा बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊँगा तो मेरा लेयर डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेयर डिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा। ये तो बात हो गई। अब अगर हम बात करें किस पे, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो उसने बोला इट इज़ पैरामैग्नेटिक, तो बिल्कुल पैरामैग्नेटिक हुआ। क्या होगा, के ने क्या किया होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा ना, के पॉजिटिव बना होगा और एक इलेक्ट्रॉन जो ये होगा ठीक है फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया ना, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। बिल्कुल सही बात है, ए तो होगा, तो ए जिसमें नहीं उसको काट दो, सी कट गया। उसने बोला इट हैज़ इक्लिप्स लेयर स्ट्रक्चर, तो ये मैंने बताई ना लेयर क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल सेम लेयर है, ए टाइप का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर ये इक्लिप्स, इसको इक्लिप्स स्ट्रक्चर ही हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्लिप्स स्ट्रक्चर ही, इक्लिप्स्ड लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, इक्लिप्स लेयर है, तो इसको हम इक्लिप्स्ड ही बोलेंगे, एक के ऊपर एक। तो बी भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ए भी होने चाहिए, तो ए सी। अब सी भी देख लेते हैं। इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रेफाइट, तो बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया। मेन काम तो इसका यही है ना कि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन आप जल्दी मूव करेगा, तो ग्रेफाइट में क्या होता है सिर्फ पाई डीलोकलाइजेशन होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे ही लेकिन के पॉजिटिव का इंटरकलेशन करते हैं या हम कोई और एल्केली मेटल लेते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो होंगे वो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट आएंगी, तो डी बिल्कुल सही आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला अमंग द फॉलोइंग चूज द प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ H2Cl2 विद अमोनिया, H2Cl2 विद अमोनिया इन CCl4। तो हमें क्या बोल रहा है कि जब मैंने H2Cl2 की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई CCl4 के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें चूज़ करना है। तो देख लेते रिएक्शन करवा के। H2Cl2 में जब मैं अमोनिया डालता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो क्या मिलता है मुझे, एक तो मेरा NH4Cl मिल जाएगा, ये तो मिलेगा, प्लस यहाँ पे कंपाउंड बनता है S4N4, और ये इसी की प्रिपरेशन के लिए ही ये मेथड यूज़ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। प्लस इसमें यहाँ पर आपको सल्फ़र मिलती है, इसको एसिड लिख लेते हैं, ठीक है। एलिमेंटल सल्फ़र ऐसी एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो आप देखेंगे आपको ये मिला और एसिड मिला, आपको ये नहीं मिला, H3N3Cl3 नहीं मिला। तो आंसर तो आपका यहीं से आ गया कि ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी ही मिल रहे हैं मुझे इस रिएक्शन से, बाकी नहीं मिल रहे, ठीक है। अब हम कुछ और भी डिस्कस करते हैं। सिमिलर क्या होता है, अगर मैं HCl2 की रिएक्शन भी अमोनिया के साथ करवाऊँ तो भी मुझे यही सब मिलेगा, NH4Cl मिलेगा, प्लस S4N4 मिलेगा, प्लस सल्फ़र मिलेगी। लेकिन अब क्या होगी, स्टोइचियोमेट्रिक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे HCl2 आ गया ना, तो ये सल्फ़र की स्टोइचियोमेट्री थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाएगी, ये ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको 8S मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 2S ही मिलते हैं, इस तरह से होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 एसिड, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको मिलता है। एक तो ये बात हो गई। अब अगर मैं बात करूँ S4N4 की, तो S4N4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सल्फ़र नाइट्रोजन कंटेंट कंपाउंड है, और इसमें क्या है, इसको और भी बहुत सारे जो हमारे सल्फ़र नाइट्रोजन कंटेंट कंपाउंड होते हैं उसको बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं इसमें Ag डाल दूँ या Ag2S, तो पहले तो ये S2N2 बनाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और इसका स्लो पॉलीमराइजेशन जब करवाते हैं हम, स्लो पॉलीमराइजेशन, तो आपको यहाँ पर SNX, तो इसको आपने देखा भी होगा एग्जाम्स में, आपको कई बार दिखा होगा। तो ये बेसिकली एक सुपर कंडक्टर टाइप होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होता है एक, और ये 1D स्ट्रक्चर होता है, इसका 1D कंडक्टिविटी शो करता है, बहुत ही हाईली कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। 1D स्ट्रक्चर होता है, और इसके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसा 1D में हमारा चल रहा होता है, इसलिए काफ़ी हाईली कंडक्टिंग मटीरियल होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ अरेक्नोबोरेन B4H10 विद NMe3 इज R। तो B4H10 का हमने बेसिकली ये बेस होता है, इसका रिएक्शन करवाई है। तो हमने देखी डाइबोरेन की भी रिएक्शन देखी हमने NMe3 और NH3 के साथ, ठीक है। बेस बल्कि है,
या लेस बल्कि है, तो कुछ हिसाब से उसकी क्लीवेज होती है। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्लीवेज होती है। तो B4H10 पहले हम देखते हैं कैसा होता है। तो B4H10 अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर BB बॉन्ड, देन यहाँ पर हाइड्रोजन बोरोन, हाइड्रोजन बोरोन, कुछ इस तरह से। सिमिलरली इधर भी होगा बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक H यहाँ पर, और इनके पास 2 H, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जब मैं इसमें NMe3 डालता हूँ तो क्या एक बल्कि बेस है, तो जो क्लीवेज होती है वो कुछ इस तरह से होती है। बल्कि बेस डाला तो क्या होगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा और यहाँ से, तो ये एक यूनिट आपकी BH3 यूनिट निकल जाएगी, और एक ये पूरी B3H7 वाली यूनिट निकल जाएगी। तो बनेगा क्या, बेसिकली एडेक्ट टाइप बनाता है। ये क्या बनाता है, एडेक्ट। तो BH3 बना, H3B लिख देते हैं इसको, और इसके साथ एडेक्ट बन गया NMe3 का, और B3H7 जो बना उसमें भी एक NMe3 आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका क्या बनता है, मेरा प्रोडक्ट बनता है। तो अब आप देख लीजिए आंसर में, तो आपको ये कहाँ दिखा हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया इसका। अब अगर मैं बात करूँ, अगर इसमें NH3 डालते हैं हम, NH3 जैसे ही डालते हैं तो क्लीवेज जो होती है वो इस तरह से नहीं होती है, वो सिंपल यहाँ से एक यूनिट तोड़ देगा और एक आयनिक कंपाउंड टाइप बनाता है, जैसे ये वाला दिया हुआ है आपको। ये सेम आपका बनेगा जब मैं NH3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊँगा। BH2 NMe3 नहीं होगा, यहाँ पे बस NH3 आ जाएगा। ठीक है, अमोनिया के यहाँ पे Me के यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब मैं अमोनिया डालूंगा तो H3 आ जाएगा होल ट्वाइस प्लस, और B3H8 नेगेटिव। तो ये किस केस में, जब मेरा लेस बल्कि बेस डाल रहा हूँ मैं, लेस बल्कि बेस, उस केस में ये मेरी क्लीवेज होती है इस तरह से। ठीक है, ये तो बेसिकली नहीं बनेगा। और एक और बात कर लेते हैं, अगर मैं NaH डाल दूँ इसमें, NaH या MaH, बेसिकली जो भी अल्कैली मेटल के हाइड्राइड है वो भी बेस की तरह काम करते हैं ना, उस केस में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर वो एक हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। पहले तो H2 निकलेगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Na, और यहाँ पर B4H9, कुछ इस तरह से बन जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, B4H9 नेगेटिव। ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा, और प्लस यहाँ पर इसको सही से लिखते हैं हम, प्लस H2 निकलेगी, प्लस H2। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होती है यहाँ पर किसकी, इस बोरेन की, B4H10 की। तो आंसर तो आपका यहाँ से आ गया क्या, ए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ पोटेशियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म इंटरकेलेशन कंपाउंड विद ग्रेफाइट। तो मैंने अभी बताया था आपको, इंटरकेलेशन कंपाउंड के बारे में बताया था। हमें पता है अल्कैली मेटल होते हैं, और जैसे इसने बोला पोटेशियम और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो उसने वही पूछा कि जो ग्रेफाइट लेयर है वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी, रेड्यूस होगी, क्या होगी। तो आपको पता है पोटेशियम जब जाएगा तो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और K पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो इसने बेसिकली यहाँ से क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये दूसरे क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। मतलब ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस ग्रेफाइट लेयर, उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा उसके ऊपर, तो रिड्यूस हो जाएगी ग्रेफाइट लेयर। सिमिलरली अगर मैं H2SO4 की बात करूँ तो ये क्या होते हैं, मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो दूसरों क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं, Br2 ले लूँ मैं और HNO3 ले लूँ। ठीक है, ये सारे ही के सारे क्या होते हैं, मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, ग्रेफाइट लेयर को। ठीक है, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो आप देख लेते हैं ऑक्सीडाइज भी करेंगे, और दोनों ही केस में कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, किसने किया, इसने रिड्यूस इन द केस ऑफ पोटेशियम, बिल्कुल सही है, और ऑक्सीडाइज इन द केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का बोला द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज द लोवेस्ट 4। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पूछिए किसकी लोवेस्ट होगी। तो आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर मैं जनरली देखूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना मेरा बढ़ेगा उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ होती है। साइज़ जितना छोटा होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब इनको पहले देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इनको। आपको पता है जो मेरा फॉस्फोरस होता है 3rd पीरियड का एलिमेंट हो गया, आर्सेनिक बिल्कुल उसके नीचे आता है 4th पीरियड का है। देन मेरा
आर्सेनिक के बाद सेलेनियम आता है, ग्रुप 16 का होता है 4th पीरियड का, और फिर मेरा क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा, कुछ इस तरह से। तो आपको पता है जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊँगा तो साइज़ इंक्रीज़ करेगा, साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी, डिक्रीज़ करेगी। तो फॉस्फोरस की तो हो गई भाई सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट हो गई यहाँ पर, ये तो हो गया। अब हम मुझे इन पे क्योंकि उसमें यहाँ पे उसने लोवेस्ट पूछी है ना, तो ये तो हट गया हमारा। अब इधर देख लेते हैं। अब इधर मैं लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ, मुझे पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है तो साइज़ मेरा डिक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए मेरी, इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो वहाँ से तो आप आंसर यहाँ पे क्या लगा दोगे कि आर्सेनिक की हो जाएगी सबसे कम, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब एक फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो अगर मैं आर्सेनिक की बात करूँ यहाँ पर, तो आर्सेनिक क्या होती है, इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन आउटर तो NH2 और NP3 होती है कि नहीं होती है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और नाइट्रोजन क्या होते हैं, हाफ फील्ड क्या होते हैं, ये हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं, ठीक है। और अगर मैं सेलेनियम की बात करूँ तो ये होती है NH2 NP4 होती है। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लूँ तो ये हाफ फील्ड बन जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो जब भी क्या हो जाए ऐसा हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो उस एलिमेंट की उसके एडजेसेंट वाले एलिमेंट से ज़्यादा आयोनाइजेशन होती है। तो यहाँ पर आर्सेनिक की ज़्यादा होगी किससे, सेलेनियम से। तो सेलेनियम की सबसे लीस्ट आएगी, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगी, लोवेस्ट। बाकी ब्रोमीन की ज़्यादा ही रहेगी इन दोनों से ब्रोमीन की ज़्यादा रहेगी, लेकिन आर्सेनिक की सेलेनियम से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो सेलेनियम की सबसे कम आएगी। तो आंसर आपका बी आएगा, ना कि आर्सेनिक, ठीक है। तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अमंग द एलिमेंट जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक द वन विद द लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज। तो यहाँ से आपसे लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है। फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी की, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे कैसे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर क्या है, गैलियम है, एक तो आपको जिंक दे दिया, ये आपके सारे क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है, और जिंक आपका डी ब्लॉक का है। तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम इनको देखते हैं। गैलियम, देन आपका जर्मेनियम, ये ग्रुप 13, 14 एंड आर्सेनिक, ठीक है। सेम पीरियड के हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर ग्रुप अलग अलग है इनके। अब अगर मैं इसमें बात करूँ तो आपको पता है यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फिर से क्या होता है, साइज़ डिक्रीज़ कर रहा होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ से तो गैलियम की लोवेस्ट आ गई, ठीक है। इसमें तो क्या होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आर्सेनिक की। ऑर्डर क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आर्सेनिक की सबसे ज़्यादा, देन जर्मेनियम एंड देन मेरी गैलियम, ठीक है। इनको तो कंपेयर कर लिया हमने। अब हमारा जिंक को कैसे कंपेयर करें, तो इसको भी देख लेते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक है। तो इसकी देख लेते हैं, इसकी होती है 4s2 एंड 4p1 होती है। गैलियम 13 ग्रुप का है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जिंक की बात करूं तो इसकी क्या होती है, 3d10 एंड 4s2 होती है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ध्यान से, अब अगर इसकी आयनाइजेशन की बात करूँ तो इसमें क्या है, S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इसमें P से निकलेगा। दोनों की शेल तो सेम है, लेकिन आपको पता है जो S सब शेल होती है वो नियरर होती है किसके, नियरर टू न्यूक्लियस। वो पता है ना, S सब शेल सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होती है, तो उसमें अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी देन गैलियम। तो जो आंसर आएगा इसमें आपका वो क्या जाएगा, गैलियम की जो होगी वो लोवेस्ट होगी, ठीक है। लोवेस्ट ही पूछिए ना यहाँ पर, तो गैलियम की आपकी लोवेस्ट आएगी। यहाँ पर P से इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है। सिमिलर केस आपका यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाला भी होता है ना, देखा होगा आपने। मैग्नीशियम एक तो आपका, अगर मैं इधर से इधर जाऊँ तो आपकी क्या होना चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर तो बढ़ता ही है, तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। एल्यूमिनियम के लिए ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, मैग्नीशियम के लिए ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी वही होता है। यहाँ पर क्या होती है बेसिकली 3s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है कि नहीं होती है, और यहाँ पर 3s2 एंड 3p1। तो अगेन यहाँ पर भी S से इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है और यहाँ पर P से इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है। और P क्या होती है, थोड़ी सी आउटर पड़ जाती है, न्यूक्लियस का कम इफेक्ट पड़ता है, इस वजह से P से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और S से लेट निकलता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की कम होती है देन मैग्नीशियम। सेम यहाँ पर भी वही काम हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो इसलिए गैलियम की सबसे कम होगी, बाकी ये सब मेरे इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला, बाइनरी फ्लोराइड Z of xenon combines with 2 moles of NaF to give a product which on heating to 100 degree Celsius afford compound A. The alkaline hydrolysis of A give pergenate salt Z and AR respectively. तो यहाँ पे आपको Z और A बताना है।
उसने बोला एक बाइनरी फ्लोराइड है। तो बाइनरी फ्लोराइड कौन कौन से होते हैं उनके, XeF2 हो सकता है, XeF4 हो सकता है और XeF6 भी हो सकता है। ये 3 ही होते हैं ज़्यादातर, है ना, जनरली आपको पता है। अब यहाँ पर उसने क्या बोला, NaF से रिएक्ट करवा रहे, तो बेसिकली एक डिस्टिंग्विश रिएक्शन होती है। क्या होता है, जो NaF होता है ये सिर्फ मेरा XeF6 से रिएक्ट करता है, इनके साथ नहीं करता है रिएक्ट, ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट भी काफ़ी। अब देखेंगे तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि Z जो है मेरा वो XeF6 ही है। अभी जब मैं इसमें NaF डालता हूँ, आपको पता है ये क्या होता है, तो यहाँ पर ये फ्लोराइड डोनर की तरह काम करते हैं NaF F-। तो जब ये डोनेट करेंगे तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, पहले जो सीधा यहाँ पर बेसिकली क्या बताऊँ, अगर मैं और कोई ले लूँ, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं MF ले लेते हैं, MF, तो ये पहले क्या बनाते हैं, इस तरह कंपाउंड बनाते हैं MXeF7, इस तरह का। इस केस में जो M होगा वो आपका सीजियम हो सकता है और रुबिडियम हो सकता है, ये दोनों ही हो सकते हैं, तभी ये बनेगा, वरना ये बनता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरा Na होगा तो ये वो डायरेक्ट फिर क्या होता है, फर्दर ये क्या होते हैं, इतने स्टेबल नहीं होते, डीकम्पोज कर जाते हैं किसमें, M2XeF8 में, ठीक है। ये कंपाउंड बन जाता है। और ये भी क्या होता है, इसमें आप इसमें M क्या क्या हो जाएगा आपका, इसमें तो सीजियम और रुबिडियम था, इसमें आपका Na भी हो सकता है, K भी हो सकता है, Rb भी हो सकता है और सीजियम भी हो सकता है। ये आपके चारों हो सकते हैं, ठीक है। अब बात ये होती है कि Na के लिए ये कंपाउंड इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। जैसे जैसे मैं इधर से इधर बढ़ता हूँ, स्टेबिलिटी भी क्या होती है मेरी, बढ़ती है। रुबिडियम और सीजियम के लिए तो काफ़ी स्टेबल होते हैं, ये क्या करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पे टूटते हैं, डिकम्पोज होते हैं इन केस ऑफ रुबिडियम एंड सीजियम। बट Na के केस में क्या करते हैं, अगर मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ही करवाऊँ, अगर जब मेरा क्या हो MNa हो, मतलब कि बेसिकली ये Na2XeF8 होगा, ठीक है। Na के केस में बेसिकली ये वाला तो बनता ही नहीं है, ये बनेगा नहीं डायरेक्ट अगर Na, इसलिए उसने 2 मोल्स लिए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मोल्स लिए हुए, 2 मोल्स NaF के जैसे ही लूँगा मैं तो वो सीधा ही ये Na2XeF8 बना देगा मेरा। और इसको जैसे ही मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूँगा, ये फर्दर डिकम्पोज होता है किसमें, XeF6 दोबारा ही मिल जाता है। तो यही तो इसने क्या बोला कि 2 मोल्स NaF से रिएक्ट करवाया, प्रोडक्ट मिला, उसको हीटिंग करी तो हमें कंपाउंड A मिल गया। A भी क्या है मेरा XeF6 ही है, तो Z भी XeF6 और A भी XeF6, तो दोनों ही XeF6 हैं। तो आंसर तो आपको यहाँ से मिल गया ऑप्शन नंबर D। तो C भी गलत, B भी गलत और A भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आगे फर्दर देख लेते हैं। उसने बोला द एल्किलिन हाइड्रोलिसिस ऑफ A गिव्स परजिनेट सॉल्ट। तो आपको पता है अगर आप सिंपल इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, H2 से रिएक्ट करवाओगे, सिंपल H2O डालूँ मैं इसमें, हाइड्रोलिसिस करूँ तो मुझे XeO3 मिलता है और HF मिलेगा साथ में आपको, ठीक है। लेकिन अगर एल्किलिन कंडीशन में इसको मैं OH- से ऐसे करूँ, हाइड्रोलिसिस करूँगा, तब मुझे परजिनेट मिलता है XeO6 4-। तो इस तरह के इसको बोलते हैं परजिनेट आयन, ठीक है, XeO6 4 नेगेटिव, इसको भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो जब एल्किलिन हाइड्रोलिसिस होता है XeF6 का, तब मुझे XeO6 4 नेगेटिव मतलब परजिनेट आयन या फिर उसका सॉल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, XeO3 मिलेगा नॉर्मल हाइड्रोलिसिस में। तो आंसर तो आ गया मेरा क्या, ऑप्शन नंबर D यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर Be2Cl4, B2Cl4 एंड Ga2Cl4। तो पहले देख लेते हैं क्या है इनका स्ट्रक्चर वगैरह। बेसिकली क्या पूछा है मेटल मेटल बॉन्ड की, ऑक्सीजन स्टेट के बारे में, प्लेनर वगैरह के, तो इनकी स्ट्रक्चर हमें देख लेते हैं। Be2Cl4 की बात करो तो ये क्या है, BeCl2 का ही तो डाइमर है, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो कैसा बनता है ये Be, B और यहाँ पर हमारे ब्रिज बॉन्ड होते हैं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं कि नहीं होते, और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो गया। और प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इसकी, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होता है और ये प्लेनर होता है, प्लेनर होता है। तो ये बन गया। ऐसे यहाँ पे B2Cl4 की बात करूँ तो ये B2Cl4 तो यहाँ पे ऐसे बनता है BbCl, Cl, बस क्या किया उन्होंने, BCl3 ले लो आप, ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, वहाँ पे बस क्या किया उसने BCl2 एक यूनिट और लगा दी Cl की जगह पे, ऐसे हो गया। तो ये B2Cl4 हो जाएगा। ये भी प्लेनर होता है क्योंकि यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी प्लेनर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ Ga2Cl4, ये भी आपको लग रहा होगा ऐसे ही बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, ये जो Ga2Cl4 होता है ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कैसे होता है, GaCl4 कुछ इस तरह से। बेसिकली कि आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, आयनिक कैसे है, GaCl4 माइनस होता है, और यहाँ पर जो गैलियम होता है अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ पर +1 और यहाँ पर +3, तो 1 और 3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं अलग अलग ऑक्सीजन। यहाँ पर सब में क्या है, यहाँ पर अलग अलग है ऑक्सीजन, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पर सेम होती है इन दोनों। जैसे इन दोनों बोरोन की सेम होगी,
दोनों बी ही सेम हो गया ऑक्सीजन स्टेट, लेकिन यहाँ एक गैलियम +1 और एक गैलियम +3, तो ये मेरा आयनिक कंपाउंड होता है। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। बोला देयर इज एन मेटल मेटल बॉन्ड इन ऑल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड ही नहीं है, तो ऑल में तो नहीं हो सकता, यहाँ है सिर्फ, तो ये आंसर हो गया इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद बी क्या बोल रहा है, द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ बी एंड गैलियम इज +2। ठीक है, इनकी तो हम मान भी लें, क्योंकि इनकी निकालोगे तो +2 ही आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते गैलियम +2 में नहीं होता, ऑल्दो यहाँ पे लग रहा होगा आपको, बट ये होता नहीं है, एक तो +1 में होगा था, एक +3 में होता है, तो ये भी क्या हो गई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। तो अब ए और बी तो नहीं आ सकती, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, आंसर आपका यहीं से आ गया 2 स्टेटमेंट्स में ही। ठीक है, अब बात करते हैं द ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम इज प्लेनर फॉर ऑल। तो अभी बताया मैंने, ये तो प्लेनर हैं दोनों, लेकिन ये वाला जो है आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें क्या होता है, दोनों गैलियम के एक तो टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट और ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गैलियम जो होते हैं आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे ना, तो बेसिकली टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं गैलियम यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल आ गया तो प्लेनर स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट है मेरी। तो उसके बाद ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम इज प्लेनर इन 1 and 2, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये भी मेरा प्लेनर था और ये भी मेरा प्लेनर है, तो इन दोनों में क्या है, प्लेनर ज्योमेट्री है, तो डी जो है वो करेक्ट है, इसलिए डी ओनली ही करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन कंपाउंड N3P3F6 द ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पर ये N3P3F6 क्या है, फॉस्फोरिन कंपाउंड ही है, आपको पता है, मैंने बताया भी था पिछले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, ये NP कुछ इस तरह से बनेगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ठीक है, कुछ इस तरह से, इसको हम सही से दिखाते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। और मैंने बताया मैं फॉस्फोरस के पास ही ये ग्रुप्स जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन। ठीक है, वो ज्योमेट्री ही पूछ रहा है, मैंने आपको बताया भी था भी जो फॉस्फोरस और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है, तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे क्या है आपका, कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं हम इनकी। तो यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन का 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर है 1। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर कितना आया, स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो 3 आ गया, और स्टेरिक नंबर 3 के लिए क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 है तो ये क्या होगा, प्लेनर होगा, है ना, प्लेनर होगा sp2। और अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, तो एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, एक ये 3 4, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं बस, एक तो पाई बॉन्ड है ना, और कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर कितना आएगा 4, हम क्योंकि स्टेरिक नंबर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 आएगा स्टेरिक नंबर, और 4 के लिए क्या होती है sp3 भी, तो ये टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट ही हुआ, तो टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट हुआ। ठीक है, तो जो ज्योमेट्री है नाइट्रोजन प्लेनर और फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल होगी, तो आप देख सकते हैं प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल आपको यहाँ दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए सी एंड डी क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है B2H6 रिएक्ट विद, तो B2H6 वाटर हर रिएक्ट करके क्या बोल रहा है, बोरिक एसिड दे रहा है और H2 दे रहा है, ऑक्सीजन के हर रिएक्ट करके B2O3 एंड H2 दे रहा है, देन अगेन वाटर हर रिएक्ट कर रहा है तो बोरिक एसिड और H2। तो हमें देखना है बेसिकली कि वाटर और ऑक्सीजन के साथ B2H6 जब रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, तो डाइबोरेन है B2H6, और जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, मेरा पहले वाटर के साथ, तो आपको पता है वाटर हर एक करके क्या देता है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है बेसिकली यहाँ पर, तो एक तो मेरे को BOH होल थ्राइस ऐसे लिख देते हैं, या तो इसको ऐसे लिख दो, एक ही सेम बात है, H3BO3, यही तो होता है मेरा क्या, बोरिक एसिड, ये मिल गया मुझे बोरिक एसिड, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, H2 मिलता है यहाँ पर बेसिकली, तो वाटर से आपको क्या मिलेगा, बोरिक एसिड मिलेगा और H2 मिलेगा, तो ए सही है आपका। नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ये B2H6, तो ये बेसिकली क्या बनाता है यहाँ पर, इसका बेसिकली इसका ये डिहाइड्रेशन कर दें तो भी हमें यही मिलता है, क्या मिलेगा, B2O3 मिलेगा। ठीक है, इसका एनहाइड्राइड है बेसिकली ये, और प्लस यहाँ पर वाटर मिलेगा, H2O नहीं मिलेगी, तो ये वाली गलत है, ये वाली सही है, वाटर के साथ, सॉरी यहाँ पर ये भी गलत है, ये वाली सही है। ऑक्सीजन के साथ में क्या देगा, B2O3 और वाटर देगा, B2O3 मिल रहा है और वाटर निकल रहा है ये, और इसी को फर्दर, इसी को अगर इसको भी डिहाइड्रेट करोगे तो B2O3 मिलता है हमें। ठीक है, तो ये मिलेगा, तो आंसर क्या क्या आ जाएगा इसका, ए एंड डी, ए सही है और डी सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है, बाकी जो है वो
इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला द हाइड्रोकार्बन हैविंग एन एनालॉगस स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ P4O6 इज। तो P4O6 का कैसा स्ट्रक्चर होता है? बेसिकली मैं बताऊं तो सीधा इसका आंसर आता है एडमेंटिन की तरह। आपको पता है इसका स्ट्रक्चर होता है, बट आपको एडमेंटिन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बट उसको हम देखो कैसे निकाल सकते हैं। अप्रोच देखिए आप इसको, इसका स्ट्रक्चर तो पता ही हो कैसा होता है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, इसको हम फॉस्फोरस ऑक्सीजन और कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे। उसके बाद यहाँ पर सारे फॉस्फोरस के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये यहाँ पर एक फॉस्फोरस के साथ कुछ इस तरह से यहाँ पर जुड़े हुए। तो ये कैसा एडमेंटिन के एनालॉगस की स्ट्रक्चर तो है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब एडमेंटिन कैसे बनेगा? सिंपल ऐसे ही बनेगा, बस आप यहाँ पर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को कार्बन से रिप्लेस कर दीजिए। तो कैसे बनेगा? ऐसे नहीं बनाते हैं इसको, हम ऐसे ही बनाते हैं। ये आपकी एक तरह से चेयर बन गई, ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, और ये तीनों एक कार्बन से जाके कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एडमेंटेन हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या, एक CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप, ठीक है, ये CH ग्रुप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन 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 लगा दो, हाइड्रोजन हर जगह लगा दो आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर से 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ फिर से 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं इसको दिखाऊं तो कितने 10 सेंटर्स होने चाहिए मेरे पास कार्बन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सेंटर्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ब्रिजिंग मेरे CH2 ग्रुप हैं और कितने ब्रिजिंग मेरे CH ग्रुप हैं। तो आप देख सकते हैं एक ये वाला CH वाली यूनिट हो गई, एक मेरी जहाँ जहाँ एक H लगा हुआ वो CH यूनिट है, एक ये वाली CH यूनिट हो गई, एक ये वाली CH यूनिट हो गई, और एक ये वाली CH यूनिट। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो CH हैं वो तो मेरे 4 हैं। और अगर मैं बात करूँ किसकी, CH2 वाले की, म्यू CH2 मतलब ब्रिजिंग जो कर रहे हैं, तो बचे कितने? अगर 4 आ गए तो 6 बचे। तो यहाँ पर म्यू CH2 वाले जो हैं वो 6 हैं। तो ये वाला जो होगा वो फॉर्मूला आ जाएगा। देख लेते हैं कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट। तो एडमेंटेन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, बाकी ये सारे जो होंगे वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मतलब द स्पीशीज दैट रिजल्ट बाय रिप्लेसिंग 1/4 ऑफ सिलिकॉन 4th इन पायरोफिलाइट, इसका फॉर्मूला भी दे रखा है आपको, Al2OH होल्ड बाय Si4O10 विद एल्यूमिनियम 3, और चार्ज जो बैलेंस किया जाएगा वो K से किया जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करूँ, बेसिकली क्या है, एल्यूमिनोसिलिकेट है ये, इसको पायरोफिलाइट बोलते हैं। बोला 1/4 मतलब 4 हैं तो एक को रिप्लेस करना है, तो कर देते हैं रिप्लेस। क्या बनेगा देखते हैं, Al2OH होल्ड ट्वाइस Si4O10, इसको क्या करेंगे हम, एल्यूमिनियम 3 डाल देंगे। डालेंगे क्या हो जाएगा, Al3 हो जाएगा। अब OH होल्ड ट्वाइस, अब सिलिकॉन 3 ही बचे, एक रिप्लेस कर दिया ना हमने, O10 बचा। तो आप देखेंगे सिलिकॉन क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है, 4 वाला गया 3 वाला है, तो एक चार्ज जो बैलेंस किया जाएगा वो पोटेशियम से किया जाएगा। कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं वही बताना है हमें। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, मुस्कोवाइट बोलते हैं, मुस्कोवाइट बोलते हैं। क्या होती है, एक माइका होती है, माइका होती है, बेसिकली क्या होती है, लेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं ये माइका, इसको वाइट माइका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइट माइका, कैसी, वाइट होती है, इसलिए वाइट माइका भी बोला जाता है। तो इसको मुस्कोवाइट। तो आंसर आपका आ गया ए यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली एक होता है हमारा टैल्क का अगर फॉर्मूला बताऊँ मैं आपको, क्या होता है, Mg3OH होल्ड ट्वाइस, ठीक है, Si4O10 सेम है, बस यहाँ से आप Al2 की जगह पे Mg3 लगा दो, ठीक है। तो ये होता है मेरा टैल्क। अब टैल्क में भी क्या करूँ मैं, एक सिलिकॉन 1/4 ऑफ सिलिकॉन यहाँ पर किससे रिप्लेस कर दूँ, एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दूँ, एल्यूमिनियम 3 से। तो आ क्या बन जाएगा आपका, और चार्ज बैलेंस फिर से पोटेशियम, इसका भी रोल होता है, ठीक है। नाम चेंज हो जाते हैं अगर चार्ज भी किसी और एलिमेंट से बैलेंस हो, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। तो इसका आप करो, ये टैल्क है तो इसको आप करोगे एल्यूमिनियम, तो क्या बनेगा, यहाँ पर K लगा देते हैं पहले, तो एक चार्ज बैलेंस करते हैं, Mg3OH होल्ड ट्वाइस, और यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाएगा, और सिलिकॉन अब 3 ही बचेंगे, और ऑक्सीजन 10 रहेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम ये फ्लोगोपाइट। ये क्या होता है, जो फ्लोगोपाइट होता है यही होता है, फ्लोगोपाइट,
ठीक है। तो मतलब टैल्क में जब एक एल्यूमिनियम आप मतलब एक सिलिकॉन रिप्लेस करेंगे एल्यूमिनियम से तो आपको फ्लोगोपाइट मिल जाएगा, और आपने अगर पायरोफिलाइट में एक एल्यूमिनियम को सिलिकॉन से रिप्लेस किया तब आपको मुस्कोवाइट मिलेगा। तो आंसर आपका ए है, बी, सी और डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, इन द सिंथेसिस ऑफ पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन द चेन फॉर्मिंग ब्रांचिंग एंड टर्मिनेटिंग एजेंट्स रिस्पेक्टिवली आर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन्स होते हैं किस ये बेसिकली इस तरह के मोनोमर से बनते हैं, R3SiCl, R2SiCl2 एंड RSiCl3, कुछ इस तरह के मोनोमर से बनती है। मतलब आपकी एक क्लोरीन तो प्रेजेंट होनी चाहिए, मिनिमम एक क्लोरीन तो चाहिए, वरना जुड़ेगा कैसे वो, ठीक है। एक क्लोरीन जो होगी वही क्या करेगी, वहाँ से उसको जोड़ने में हेल्प करेगी, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे पूछा चेन फॉर्मिंग ब्रांचिंग एंड टर्मिनेटिंग, जिस तरह से क्लोरीन का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सिलिकॉन है, लेट सपोज पहले इसी की बात करते हैं, आर के जगह पे हमने एम ले लिया, एम और Cl, यहाँ पे Cl है। अब ये क्या कर सकता है, सिर्फ एक ही यूनिट से तो जुड़ सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, दूसरी जो Cl वाली यूनिट होगी उसी से ही जुड़ सकता है, ये Me और Me। यहाँ पर जो Cl होगा बेसिकली तो ये यहाँ से निकल जाएंगे और ये यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाएगा, सिलिकॉन Me सिलिकॉन Me और Me। मतलब इसकी यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली इस तरह के जब जिसमें एक क्लोरीन प्रेजेंट होता है इनको हम टर्मिनेटिंग यूनिट की तरह यूज़ करते हैं, टर्मिनेटिंग यूनिट, ठीक है। क्योंकि ये क्या सिर्फ एक ही साइड से बाइंड हो सकते हैं, अगर वो साइड खत्म हो गई तो वहाँ पर पॉलीमर क्या हो, टर्मिनेट कर जाएगा, फर्दर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे यही यूनिट थी, अब यहाँ फर्दर आप देख सकते हैं कहीं हो पा रहा है कोऑर्डिनेशन, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा, तो इसको हम टर्मिनेटिंग यूनिट की तरह यूज़ करते हैं। टर्मिनेटिंग कहाँ है, बिल्कुल लास्ट वाला, लास्ट में आप देख लो कहाँ पे आपको Me3SiCl दे रखा है, तो आपको 2 में दे रखा है ये, तो यहाँ से 2 तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, चेन फॉर्मिंग मतलब लीनियर ऐसे चेन बनती जाए, तो कैसे बनेगा, सिलिकॉन ले लिया, यहाँ पर Me ले लिया, अब यहाँ पर 2 Cl वाले ले लो आप, तो इधर से भी पॉलीमर बन सकता है, इधर से भी पॉलीमर बन सकता है, तो क्या बन जाएगी, चेन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, चेन बन गई तो मतलब Me2SiCl2 चाहिए मुझे। तो देख लेते हैं, इसमें MeSiCl3 दे रखा है, इसमें Me2SiCl2 दे रखा है, और क्या दे रखा है इसमें मेरा, मेरे को फर्स्ट देखना, चेन फॉर्मिंग मेरी फर्स्ट वाली, तो यहाँ पे देखते हैं Me2SiCl2 और यहाँ पे MeSiCl3। तो आंसर आपका ये भी इनकरेक्ट हो गया, आपका आंसर है 2 से ही आ गया, 2 आपको पता है तो आ गया। अब ब्रांचिंग की बात करें तो ब्रांचिंग कैसे होगी, इस Me को हटा के यहाँ पे फिर से Cl लगा दो, अब ये इधर से भी जुड़ सकता है, तो अब ये ब्रांच ही बना लेगा। तो अब ये ब्रांचिंग वाली यूनिट आ गई, ब्रांचिंग वाली कैसे, जब मेरी 3 क्लोरीन प्रेजेंट हो, तो ये वाली ब्रांचिंग हो गई, ये वाली मेरी चेन फॉर्मिंग हो गई, और ये वाली मेरी टर्मिनेटिंग थी, ठीक है। तो अब देखें अगर इसमें, तो बी में आप देख सकते हैं यहाँ पे MeSiCl3 दे रखा, तो ये वाली मेरी ब्रांचिंग है रिस्पेक्टिवली, तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। द डाईहाइड्रल एंगल इन O2F2 इज 0 डिग्री, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे है वो भी देख लेते हैं। तो O2F2 की बात और कैसा ओपन बुक होता है कि नहीं होता है, O2F2 जो होता है वो ओपन बुक स्ट्रक्चर का होता है, जैसे H2O2 होता है ओपन बुक। अब ओपन बुक है मतलब कि कुछ डाईहाइड्रल एंगल क्या होता है, 2 प्लेन के बीच का एंगल। तो कैसे बनाते हैं, उसको बनाते हैं ऑक्सीजन। लेट सपोज ये फ्लोरीन क्या है, प्लेन में है, और ये यहाँ से अबाउ द प्लेन फ्लोरीन लगी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस प्लेन की बात करें, लेट से ये वाला जो प्लेन है, ये वाला अबाउ द प्लेन आपकी तरफ आ रहा होगा, और ये वाला जो है वो इन प्लेन है, ये कुछ इस तरह से बन रहा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक मेरा एंगल बन रहा है, इसी को हम डाईहाइड्रल एंगल बोलते हैं, डाईहाइड्रल। तो ये 0 कैसे हो जाएगा, 0 होता तो बेसिकली ये बिल्कुल अपोजिट होते, एक तरह के सिस ट्रांस वाली फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट ये ओपन बुक में स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनका 0 डिग्री एंगल नहीं होता है, कुछ एंगल होता है। तो ये फर्स्ट वाली जो है वो इनकरेक्ट है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना, करेक्ट बतानी थी, ये भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वाली जिसमें है वो तो आंसर नहीं हो सकते, A B भी हट गया, बचे 2 मेरे। अब बोलते हैं OF2 इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग फ्लोरीन गैस विद डाइल्यूट 2% एक्वस NaOH सोल्यूशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो जब मैं F2 को रिएक्ट करवाता हूँ किसके 2% एक्वस NaOH से, तो मुझे क्या मिलता है, OF2 मिलता है, प्लस यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, NaF मिलता है,
और प्लस वाटर निकलता है, ठीक है, इस तरह से। बट यहाँ पर अगर कंडीशन को कंट्रोल ना किया जाए तो ये OF2 जो होता है फर्दर ये NaOH से रिएक्ट करता रहता है और हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, O2 मिल जाता है और यही दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली OF2 की यील्ड कम होती चली जाएगी अगर NaOH को हमने कंट्रोल में नहीं रखा। तो अगर कंट्रोल रखेंगे तभी हम यहाँ पर पहुँचेंगे और अच्छी यील्ड में हमें OF2 मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, OF2 NaOH अगर फिर फर्दर एक्सेस में प्रेजेंट रहा तो वो O2 में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है मेरी। तो ये दोनों आंसर, उसके अब थर्ड भी देखनी पड़ेगी हमें। थर्ड ने बोला O2F2 कैन बी रेडली रिड्यूस बाय H2S, तो बिल्कुल सही बात है ये। बट क्या होता है O2F2 ये इसको रिड्यूस नहीं कर रहा है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब बात एक ही है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, और साथ में साथ फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी होता है, फ्लोरिनेटिंग, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। और ये क्या करता है, H2S के साथ रिएक्ट करके O2F2 क्या बना लेता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा SF6, एक तो फ्लोरिनेट भी कर दिया और ऑक्सीडाइज भी कर दिया इसको। यहाँ पे सल्फर क्या था, -2 ऑक्सीजन स्टेट में था, यहाँ पे +6 में चला गया, ठीक है, SF6 बन गया, यहाँ पर HF बनेगा और प्लस यहाँ पर आपको वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से इसकी रिएक्शन होती है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, ये तो बन गया, ये ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब इसने रेडिली ऑक्सीडाइज कर दिया किसको, H2S को। तो मतलब ये बोल सकते हैं यहाँ पर H2S के साथ ये रिड्यूस हो गया, O2F2 तो रिड्यूस हो गया ना यहाँ पर। तो ये देखते हैं, तो ये भी क्या है, मेरी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी करेक्ट है, डी मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। फ्लोरिनेटिंग की बात करूँ तो ये क्या करता है, जैसे अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं CLF वगैरह के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, जैसे CLF है मेरा, उसका अगर मैं इसको O2F2 से रिएक्ट करवाऊँ तो ये मेरे को CLF3 दे देगा, ठीक है। एक तो ऑक्सीडेशन भी हो गया और फ्लोरिनेटिंग भी कर दिया, ऐसे BRF3 से BRF5 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग और फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला था करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डायथायोनाइट एंड डायथायोनेट एनायन फ्रॉम द फॉलोइंग आर। तो अगर आपको ये पता है कि डायथायोनाइट का फॉर्मूला क्या है और डायथायोनेट आयन का फॉर्मूला क्या है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। देख लेते हैं डायथायोनेट क्या होता है। तो ये जो होता है वो S2O4 2 नेगेटिव होता है और ये जो होता है वो S2O6 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, कैसे बनेगी देख लेते हैं। क्या होगा, यहाँ पे दोनों में ही सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O नेगेटिव, ये तो हुआ डायथायोनाइट आयन। अब डायथायोनेट कैसे बनेगा, S डबल बॉन्ड O, सल्फर डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, यहाँ माइनस, तो ये बन गया मेरा S2O6 2 माइनस, मतलब डायथायोनेट आयन बन गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला, बोथ है सल्फर सल्फर बॉन्ड, तो बिल्कुल सही है, दोनों के पास सल्फर सल्फर बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर भी लगा लीजिए आप। तो ये वाली तो करेक्ट हो गई, तो एज जिसमें वो हो सकती है, इसमें नहीं दे रखी, ये इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। एक ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा मेन ब्लॉक के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे स्टेटमेंट वाइज आते हैं। स्टेटमेंट वाइज आए तो एक स्टेटमेंट को चेक करते करते आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइएगा, तो उससे आपको क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। एक दो स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन हो जाता है कई बार तो, ठीक है। उसके बाद बोला बोथ आर डायनाइनिक, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है ना, दोनों के पास क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज तो डायनाइनिक हो गए, तो ये भी सही बात है। तो बी जिसमें है वो सही हो सकता है, तो वो भी तीनों में। उसके बाद सी बोल रहा है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर इज +3 एंड +5 रिस्पेक्टिवली, मतलब वो डायथायोनाइट में +3 बोल रहा है और डायथायोनेट में +5 बोल रहा है वो, ठीक है। चेक करनी पड़ेगी हमें, यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2x मान लेते हैं सल्फर को, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या कितने ऑक्सीजन है मेरे पे, 8 ऑक्सीजन, सॉरी 4 ऑक्सीजन है, तो -8 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर -2। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा +3, क्या आ गया यहाँ से 2x इज इक्वल टू +6 आ गया और x इज इक्वल टू क्या आ गया +3 आ गया, x मेरा क्या आ गया +3 आ गया। तो बिल्कुल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर इस +3 है, इसमें डायथायोनाइट में +3 है, ये भी ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें चेक कर लेते हैं। तो इसमें आओगी 2x, यहाँ पे कितने 6 ऑक्सीजन है, तो -12 इज इक्वल टू -2 चार्ज था इसके ऊपर, तो 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू +5। तो ये भी क्या है मेरी सही है, एक में +3 एक में +5, तो सी भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर स्टार मार्क किया ये वाला है करेक्ट है। यहाँ पर ए भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही आ गई मेरी।
अब डी वाला भी, सल्फर इन डाइथायोनाइट हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाली गलत है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, कोई यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, इस पे है लोन पेयर। अगर यहाँ पर डाइथायोनाइट होता ना तो हम इसको मार्क कर लेते, तो ये वाली इनकरेक्ट हो गई। तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो ए बी सी इसका ए आंसर आएगा, ठीक है। बी भी इनकरेक्ट है, बी सी एंड डी क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, ए इसका सही आंसर आएगा। इसको देख लेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट बोला द रिएक्शन ऑफ XeF6 विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वार्ट्ज गिव्स कंपाउंड A, देन ऑन रिएक्शन विद एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ XeO3 A गिव्स B, द प्रोडक्ट A एंड B आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है ज़ेनॉन जो फ्लोराइड होती है उनकी रिएक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बार बार मतलब पूछी जा रही हैं। आपने देखा होगा अभी 2-3 क्वेश्चन आ गए ज़ेनॉन फ्लोराइड की रिएक्शन से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो पता है XeF6 जो होता है वो रिएक्ट करता है जब किससे, SiO2 से, ठीक है। यहाँ पर उसने लिमिटेड अमाउंट बोल दिया है, तो मतलब यहाँ पहले वो क्या बनाता है, XeOF4 बनाता है ये, तो ए तो आपका यहीं से आ गया, ए ये बन गया। अब होता क्या है, अगर इसका लिमिटेड अमाउंट ना लें तो फर्दर क्या करता है, फर्दर XeOF4 बना हमारा, अगर SiO2 है वहाँ पर, यही होता है क्वार्ट्स, बेसिकली यही होता है, क्वार्ट्स या ग्लास भी बोल देते हैं इसको। तो हम क्या बोलेंगे, फिर ये बनता है XeO2F2, और फर्दर अगर वो प्रेजेंट हो XeO2F2 क्या होगा, SiO2 से रिएक्ट करके XeO3 बना देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट बोला है तो सिर्फ फर्स्ट को ही कंसिडर करेंगे, मतलब ए जो होगा वो XeOF4 होगा। अब जब XeOF4 जो बना उसने जब XeO3 से रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर XeO2F2 ही मिलता है। तो ये आ गया आपका बी। वैसे आप देखते हैं तो आप सिर्फ फर्स्ट से ही आंसर निकाल सकते हो, XeOF4 आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है उसने, ठीक है। तो आंसर आपका बी आ जाएगा, ए भी इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट और डी भी इनकरेक्ट, XeOF4 एंड XeO2F2 मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला था, करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू आयोनाइजेशन एनर्जी इज आर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पे भी आप देख रहे हैं क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको ये भी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, इसमें बोला आयोनाइजेशन एनर्जी 1, 2 एंड 3 फॉर इंडियम इज मोर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, और तो आपको लग रहा होगा ऐसा कि हाँ सही होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। तो होता क्या है, बेसिकली एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो होती है बोरोन की होती है, फिर आपका थैलियम आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर 4f सेल भरने लग जाते हैं थैलियम में, तो यहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से थैलियम का साइज थोड़ा बहुत ही मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ बोरोन से कम होती है, बाकी उससे ज़्यादा होती है। देन मेरा गैलियम आता है, देन मेरा एल्यूमिनियम और लास्ट मेरा इंडियम। तो ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर किसके लिए, ग्रुप 13 के लिए। तो अगर यहाँ पे सबसे कम आ रही है तो मोर कैसे हो सकती है, थर्ड वाली भी है ना, तीनों का सम मोर कैसे हो सकता है, इसका एल्यूमिनियम का ही ज़्यादा आएगा। तो ए तो हो गई इनकरेक्ट, ए जिसमें इसमें वो काट दो, एक ऑप्शन कट गया। अब बोला बी में क्या बोला, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ स्कैंडियम इज हायर देन दैट ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट से स्कैंडियम की, तो देख लेते हैं स्कैंडियम ये रहा, कोबाल्ट कहीं इधर होगा, मुझे पता है लेफ्ट टू राइट जाता हूँ मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी तो चाहिए। अभी बताया था मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, तो बढ़नी चाहिए तो कोबाल्ट की ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्कैंडियम की दे रखी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो बी जिसमें उसको भी काट दो, तो आंसर आपका यहीं से आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगर मैं सी की बात करूँ, सी में क्या बोला, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज़ लोअर देन दैट ऑफ सेलेनियम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी बोल रहा है कि गैलियम की कम होती है सेलेनियम से। तो ये देख लेते हैं, अभी हमने देखा भी था शायद, गैलियम, फिर मेरा क्या आता है जर्मेनियम, देन मेरा आर्सेनिक और देन मेरा सेलेनियम आता है। तो आपको पता है यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, वो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने अभी देखा था आर्सेनिक की सेलेनियम से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड वाला चक्कर आ जाता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये भी हमने देख लिया है। तो यहाँ पर सेलेनियम की आर्सेनिक से तो कम होती है, लेकिन इनसे तो ज़्यादा ही होगी ना, सिर्फ एडजेसेंट, ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला चक्कर है वो सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट में ही लगेगा, ठीक है, बाकियों में नहीं। तो गैलियम की सेलेनियम से कम होगी, तो यही तो बोला उसने, गैलियम की क्या होगी, कम होगी सेलेनियम से, यही उसने बताया हुआ है। तो ये वाली तो सही हो गई, क्योंकि आंसर तो हमारा आ ही गया है ना, सी एंड डी, तो डी वाला भी करेक्ट ही होगा। देख लेते हैं वो भी। अब बोल रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें भी वही चक्कर लगा हाफ फील्ड वाला।
ऑल्दो नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसके राइट में आ रहा है, साइज छोटा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर भी क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, इसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आती है, किससे, ऑक्सीजन से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब विच ऑफ द स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो आर करेक्ट फॉर B2H6 मॉलिक्यूल, डाइबोरेन मॉलिक्यूल दिया हुआ है और पूछा हुआ है कौन सी करेक्ट है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो बोला एडिशन ऑफ E2O BF32 NaBH4 इन अ पॉलीईथर सॉल्वेंट प्रोड्यूसेस B2H6। तो बोला B2H6 है, सॉरी B2H6 तो बनाना ही है हमें, तो ये क्या है, रिएक्शन सही है, बिल्कुल सही है, E2O.BF3, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है, जब ये वाला रिएक्ट करेगा मेरा NaBH4 से, तो ये बनाता है क्या, मेरा B2H6 बनाएगा, प्लस यहाँ पर आपको NaBF4 देखने को मिलेगा, और प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, ET2O, ठीक है। ये मेरा इस तरह से रिएक्शन होती है। तो देख सकते हैं आप B2H6 यहाँ से बनता है। बेसिकली B2H6 की प्रिपरेशन के लिए और भी बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड होते हैं B2H6 के, वो भी देख लेते हैं। तो अगर NaBH4 को मैं रिएक्ट करवा दूँ आयोडीन से, और ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइग्लाइम में, तो ये भी ये मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर B2H6 दे देते हैं, ठीक है। सिमिलरली NaBH4 को अगर रिएक्ट करवा दूँ मैं H3PO4 से, तो भी मुझे यहाँ पर B2H6 मिलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों रिएक्शंस को और भी मतलब वो प्रोडक्ट मिलते हैं, वो हमें तो B2H6 से मतलब है, हमने देख लिया, ठीक है। और NaI मिल जाएगा आपको, और दोनों केस में H2 भी रिलीज़ होती है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। दोनों केस में H2 भी रिलीज़ होती है। तो आपका ए तो करेक्ट आ गया यहाँ से। अब ए जिसमें वो आंसर हो सकता है, ये कट गया। अब बोला इट हैज़ D2D सिमेट्री, तो D2D सिमेट्री आप देख लेते हैं, वो भी देखना पड़ेगा ना हमें कि कैसी सिमेट्री होती है। तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कैसा होता है, बोरोन, ये पता है आपको, हाइड्रोजन कुछ इस तरह से, हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, एक अबव द प्लेन हाइड्रोजन, और यहाँ पर बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक अबव द प्लेन हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें हम सिमेट्री एलिमेंट देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और ये क्या होते हैं, सारे एक प्लेन में नहीं होते एटम, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये वाले तो अब यहाँ से हम अगर मैं बात करूँ इनके यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, तो एक एक्सिस आपकी ये वाली होगी, C2 होगी, है ना, 180 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे। एक एक्सिस आपकी ये वाली होगी, ठीक है, और एक आपके बीच वाली एक्सिस होगी। तो यहाँ पर आपके पास 3C2 है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1C2 + 2C2, ठीक है। तो C2 + C2 मतलब बेसिकली Cn + NC2 वाला कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ पर D पॉइंट ग्रुप आएगा। तो D तो यहाँ पर भी दे रखा था, अब चेंज किया। आप प्लेन की बात करते हैं। प्लेन की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे 3 एक्सिस है ना आपकी, वैसे ही आपके 3 प्लेन भी लाई करेंगे। एक तो ये वाला प्लेन ही है जो इन यहाँ पर चारों हाइड्रोजन और इन 2 बोरोन को कट करेगा, और एक आपका ये बीच वाला प्लेन होगा, ठीक है। और एक आपका कौन सा प्लेन होगा, एक ये बीच वाला गया, एक ये साइड वाला गया, और एक आपका जो बीच से जाएगा ये वाला प्लेन जो जाएगा, ठीक है। ये आपके 3 प्लेन। तो आपके जो 3 प्लेन है ना, तो आप अगर इन तीनों एक्सिस में से एक प्रिंसिपल एक्सिस सेलेक्ट करोगे तो एक आपका सिग्मा एच जरूर निकलेगा। तो यहाँ पर आप बोलेंगे 2 सिग्मा वी और प्लस 1 सिग्मा एच भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप आता है, सिग्मा एच आ गया तो यहाँ पे D2D नहीं हो सकता, D2H पॉइंट ग्रुप आएगा। क्या आएगा, D2H पॉइंट ग्रुप। तो D2D नहीं होगा, तो यही वाली इनकरेक्ट है। तो अब अगर आप देखेंगे आंसर तो आपका बी नहीं आना चाहिए, इसमें भी आ रहा है, ये भी इनकरेक्ट, इसमें भी आ रहा है, ये भी इनकरेक्ट, इसमें भी आ रहा था। तो आंसर आपका सिर्फ इसी स्टेटमेंट से हो रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको सिर्फ ये पता था होता कि पॉइंट ग्रुप क्या होता है B2H6 का, तो आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसलिए मेन ब्लॉक में यही फ़ायदा है, आपको देखना चाहिए। अगर एक स्टेटमेंट को भी आपको पता है ना तो वो क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। सी देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ B2H6 विद NMe3 गिव्स Me3NBH3। तो ये भी हमने बात की थी, कैसा बेस होता है, बल्कि बेस होता है। और बल्कि बेस में बेसिकली हम ऐसे बोलते हैं सिमेट्रिक क्लीवेज होती है, और यहाँ पे एडक्ट फॉर्मेशन होती है, आयनिक कंपाउंड नहीं बनता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर मैं उससे बात करता NH3 से रिएक्ट करवाता तब मुझे ये मिल जाता BH2 NH3, और उसमें अनसिमेट्रिकल क्लीवेज बोल देते हैं हम, होती है प्लस, और BH4 माइनस, कुछ इस तरह से बन जाता है आयनिक कंपाउंड टाइप एक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एडक्ट टाइप बनता है बल्कि बेस के प्रेजेंस में। उसका बोला इट इज़ डायमैग्नेटिक, तो बिल्कुल सही बात है, डायमैग्नेटिक ही होती है। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसमें। B2H6 में आप देख सकते हैं कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर 10 हो गए,
बोरोन के, और +6 हो गए किसके, हाइड्रोजन के, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि इट इज़ डायमैग्नेटिक, डी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि बी ऑप्शन सही आ जाएगा, ए सी एंड डी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर, तो कौन सी रिएक्शन नहीं होंगी, तो इस बार का क्वेश्चन था ये। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, NpCl2 फॉस्फोजीन है, NaF से रिएक्ट करवाते तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होंगे, फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस करेंगी और NpF2 मिल जाएगा, तो ये रिएक्शन हो जाती है मेरी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फ्लोरीन वाली फॉस्फोजीन बनाने के लिए रिएक्शन अकाउंट में ली जाती है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, हो गई। तो ए जिसमें वो आंसर हो सकता है, सॉरी यहाँ पे उसने पूछा है डज नॉट अकर, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है कौन सा पूछा है। तो ए जिसमें है वो आंसर नहीं हो सकता है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर आपका यहीं से आ गया। अगर आपको एक रिएक्शन पता होती तो ये आंसर आ जाता आपका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बोला PCl5 NH4Cl से रिएक्ट करवा रहे हैं, NPCl2 होल N बन रहा है, और ये बेसिकली यहाँ पर N345 समथिंग हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। जो क्लोरीन वाली फॉस्फोजीन होती है उनको बनाने के लिए ये वाली रिएक्शन यूज़ की जाती है, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं, PBr5 भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन के एनालॉगस है ना, वैसे PBr5 प्लस यहाँ पे NH4Br यूज़ करोगे आप, तो आपको यहाँ पर Cl की जगह पे ब्रोमीन लगा दोगे आप, लेकिन यही आप रिएक्शन फ्लोरीन के केस में करोगे तो नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। फ्लोरीन वाला आप ऐसे ही बनाओगे, पहले आप क्लोरीन वाली फॉस्फोजीन बनाओगे और फिर उसको NF से रिएक्ट करवा के NpF2, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन, ये आपको याद रखना है, ये वाली रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। बाकी ऊपर वाली 2 रिएक्शन हो जाती है, उसने यही बोला था डज नॉट अकर, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, तो सिर्फ सी वाली नहीं होगी, डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ द एलिमेंट इस, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा हुआ है। तो आप देखिए ए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली जो होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो भी मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z इफेक्टिव के, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इस केस ऐसे देखा जाए तो ये वाला ऑर्डर बिल्कुल सही लगना चाहिए था आपको, लेकिन ऐसा होता नहीं, गलत है। आपको पता है कि फ्लोरीन का साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है, साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है और इसके साइज़ छोटे होने से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले से ही इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास, तो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो जाते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आए जहाँ पे, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल नहीं रहेगा वो ज़्यादा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी नहीं करेगा। तो इसका अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, Cl की सबसे ज़्यादा होती है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन आता है, तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो गया। बी देखते हैं, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको जो बी होगा वो सही लग रहा होगा कि जैसे नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है तो फॉस्फोरस से कम होगी, बाकी आर्सेनिक से ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इनकी बात करते हैं अगर हम, तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है आउटर, तो आपको पता है NP3 कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब ये हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं कि नहीं होते हैं, 1 2 एंड 3। अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो पेयरिंग करवाएगा, तो यहाँ पे रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है। बेसिकली ये वाली जो स्टेट है वो अनस्टेबल हो जाएगी व्हेन इलेक्ट्रॉन कम, ठीक है। और जितना ज़्यादा छोटा साइज रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। स्मॉलर द साइज ग्रेटर द रिपल्शन, और जितना ज़्यादा रिपल्शन उतना ज़्यादा अनस्टेबल और उतना ही कम मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नाइट्रोजन का सबसे छोटा साइज, जैसे साइज बढ़ रहा है, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और आर्सेनिक है, तो साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, रिपल्शन डिक्रीज़ करेगा, रिपल्शन क्या करेगा, डिक्रीज़, और मेरी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो मेरी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा ऑर्डर क्या आएगा, आर्सेनिक, देन फॉस्फोरस, देन मेरा नाइट्रोजन, ये ऑर्डर आएगा, ना कि ये इनकरेक्ट है। यहाँ बात करें तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जो ऑक्सीजन होती है उसकी सेलेनियम से भी कम हो जाती है। यहाँ पर आप बिल्कुल क्या है, ऑक्सीजन की इन दोनों से ही कम हो जाएगी, वही बात है। इसमें भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसका भी साइज़ छोटा है, तो यहाँ पर भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगेंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहाँ पर भी अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, क्योंकि स्मॉल साइज है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर भी कम होती है, और इतनी कम हो जाती है कि जैसे यहाँ फ्लोरीन तो ब्रोमीन से ज़्यादा थी ना, वो सेलेनियम से भी कम हो जाती है, और सल्फ़र की यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, लेकिन
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला खेल आ गया। आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा जेड इफेक्टिव कम होता है, ठीक है, कम होता है। तो बट यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे आप अगर बात करो बी वाले में, तो यहाँ पर आर्सेनिक की ज़्यादा आ रही थी फॉस्फोरस से। क्यों आ रही थी? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर था, हाफ फील्ड वाला फैक्टर था, उसकी वजह से। लेकिन ग्रुप 16 के केस में तो कोई हाफ फील्ड वाला फैक्टर ही नहीं है, कोई फैक्टर नहीं, तो सिर्फ हम जेड इफेक्टिव को अकाउंट में लेंगे। तो जेड इफेक्टिव आपको ऑक्सीजन की तो सबसे कम हो गई, लीस्ट मान लो उसको, ठीक है। उसके बाद जेड इफेक्टिव कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम आएगी, इसलिए सेलेनियम की कम आ रही है, देन सल्फर, ठीक है। इस बात को समझो कि ऑक्सीजन की तो कम आएगी क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गए। सल्फर और सेलेनियम में सल्फर की ज़्यादा आएगी, सल्फर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है सेलेनियम से, तो इसलिए सल्फर की ज़्यादा आई। और यहाँ पर आर्सेनिक की क्यों ज़्यादा आई? क्योंकि यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम कर दिया आर्सेनिक, उसका बड़ा साइज़ है। तो ये भी ध्यान, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिल रहा है एलिमेंट का। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर सी आंसर है आपका। डी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता है लिथियम की सबसे ज़्यादा होती है, देन सोडियम, देन पोटेशियम। जो साइज़ बढ़ नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, साइज़ बढ़ रहा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी कम हो रही होती है इनके लिए। या ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी बढ़ रही होती है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों लाएगा, ठीक है। तो लिथियम की सबसे ज़्यादा आती है यहाँ पर, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप यहाँ पर मेन ब्लॉक में देखेंगे कि आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं या तो आपको बोरेन से मिल रहे हैं, वहाँ पे डाइबोरेन वगैरह आ जाते हैं, फिर आपका एक ये ज़ेनन फ्लोराइड वाली रिएक्शंस हैं, फिर आपका फॉस्फोजीन वाला पार्ट हो गया। तो इन तीनों को तो आप करेंगे अच्छे से, साथ में आप ग्रुप 14 और 15 को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ग्रुप 14 और 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। ग्रुप 17 की बात करूँ तो उसमें आप इंटरहैलोजन कंपाउंड ज़रूर पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं मेन ब्लॉक की, तो उसका एक आध क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी के लिए हैप्पी लर्निंग।